जय हिंद दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग विधायिका के संबंधित अनुच्छेदों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विधायिका का मतलब क्या होता है? केंद्र में जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये भी विधायिका है। और जबकि राज्यों में क्या है, राज्यों में जो विधानमंडल होता है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होती है, ये भी विधायिका है। विधायिका का मतलब जो विधान बनाने का काम करे वो विधायिका है। तो केंद्रीय विधायिका से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक। ठीक है, 79 से 122 तक अनुच्छेद कहाँ से? केंद्रीय विधायिका से संबंधित है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में आपको 122 माइनस 11 तो कितना आया? 111 आया ना, इतना ही अनुच्छेद कराया था। जबकि 11 अनुच्छेद विधायिका के और जो हैं मुझे कराना है आपको। तो ऐसा क्या है हुआ था जो मैं 111 ही अनुच्छेद करा के रोक दिया? उसका एक लॉजिक था। अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 111 तक आप जो भी अनुच्छेद पढ़िएगा उसमें बस आपको केवल एक शब्द जोड़ना है। एक मैजिक शब्द है नवासी। ये जोड़ दोगे ना तो फिर जो अनुच्छेद निकल के आएगा, जैसे ये 200 आया तो 200 में सेम वही बात कही गई है जो 111 में कही गई है। 111 में क्या कहा गया है? 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात कही गई है। तो 200 में क्या होगा? 200 में भी राष्ट्रपति की स्वीकृति होना चाहिए? नहीं भाई, 200 में विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति की बात कही गई है। तो इतना आपको कॉमन सेंस से समझना चाहिए। जो केंद्रीय विधायिका है अर्थात संसद के जो अनुच्छेद हैं, संसद के जो विधान हैं उन्हें राष्ट्रपति अनुमति दे रहा है, जबकि वहीं राज्य के जो विधान हैं उन्हें राज्यपाल अनुमति दे रहा है। ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना कॉमन सेंस तो खैर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बता देते हैं, जैसे अब फिर से आपको रिकॉल भी करा देते हैं और साथ में ये जो राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेद हैं उनके बारे में ही बता देते हैं। अच्छा, एक सवाल उठ रहा होगा, अनुच्छेद 79 से 111 तक नवासी जोड़े जाएं तब तो राज्य विधानसभा के अनुच्छेद निकल आते हैं, तो 112 में 113 में क्यों नहीं निकल रहा है वो हम थोड़ी देर से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 79 में संसद का संविधान है, अर्थात संसद की नींव 79 में ही है। तो संसद का जन्म कब हुआ? सन 79 में। अब 79 में जब आप 89 को जोड़ दीजिएगा तो लास्ट में 8 निकल के आएगा। 8 9 9 8 हो जाएगा ना, 18 का 8, तो ये जोड़ देंगे तो कितना होगा? 168 होगा। 168 में राज्य विधायिकाओं के गठन की बात कही गई। 80 में राज्यसभा की संरचना की बात कही गई है। तो क्या 169 में जो विधान परिषद है उसकी संरचना की बात होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 169 में कहा क्या गया है? 169 में कहा गया है कि राज्य में जो विधान परिषदें होती हैं उनके उन्मूलन अथवा निर्माण की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ये 169 में कहा गया है। अब आप कहोगे नहीं, ये तो फिर तो आप 89 जोड़ा गलत अनुच्छेद आया। अनुच्छेद सही आया, आप समझिए। भारत के सभी राज्यों में विधायिकाएं नहीं हैं। बताइए, मध्य प्रदेश की में कोई विधायिका है? नहीं है। तो विधायिका फिर कहाँ है? राजस्थान में कोई विधायिका है? नहीं है। तो फिर विधायिका कहाँ है? कितने राज्यों में विधायिका है बताइए? अरे भाई, सिंपल सा बात है। आधा तेल यूपी में बिका। अपना यूपी कितना है? पाकिस्तान के बराबर है, सब लोग जानते हैं। तो आधा तेल यूपी में बिका। ये है जो राज्य, 6 राज्य हैं। कितना? 6 हुआ है ना? हाँ, 6 राज्य जो हैं इनमें विधायिका है। तो कौन कौन से राज्य मैं आपको लिख देता हूं। ये है विधायिका। जो विधायक मतलब विधान परिषद की बात कर रहे हैं। आधा तेल यूपी में बिका। कहाँ बिका? यूपी में बिका। तो सुनिए, ये जो आधा है, आधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तेल से तेलंगाना, यूपी से उत्तर प्रदेश, में से महाराष्ट्र, बी से बिहार, का से कर्नाटक। ठीक है, ये जो 6 राज्य हैं उनमें क्या है? उनमें है विधान परिषद। बाकी के जो 22 राज्य बचे हैं हमारे भारत में उनमें विधान परिषद नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद ये जो है
80 में आप 89 को ऐड करिए तो 169 आएगा। 169 में डायरेक्ट विधान परिषद की संरचना की बात ना कह के आप ये समझिए कि विधान परिषदों के उन्मूलन अथवा निर्माण की बात कही गई एक। बाकी इसमें लोकसभा की संरचना में 81 जोड़ दीजिए तो 170 आ जाएगा। 170 में विधानसभा की बात कही गई है। हाँ, एक और ये अनुच्छेद 82, इसे जरूर आप ध्यान रखें। यही 2 अनुच्छेद आपको याद रखना है। 82 में क्या कही गई, 82 में क्या कही गई है, 82 में जैसे ही आप 89 जुड़िएगा तो 171 आएगा। तो अनुच्छेद 171 क्या कहता है? अनुच्छेद 171 कहता है कि विधान परिषदों के गठन की बात कह रहा है। विधान परिषदों के गठन की बात कह रहा है कौन? 171, जबकि 169 विधान परिषदों के उन्मूलन अथवा निर्माण की बात कह रहा है। ये आप ध्यान देखना, ठीक है। और जबकि यहाँ 82 क्या कह रहा है? पुनर्समायोजन की बात कर रहा है। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कराए थे, 82 मतलब री मतलब री एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, जो प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का री एडजस्टमेंट होता है। तो इन 2 अनुच्छेदों को आपको कॉमन सेंस से समझना चाहिए। तो उसका मैंने एक ट्रिक भी बता दिया, आधा तेल यूपी में बिका, क्योंकि अनुच्छेद 169 विधान परिषदों के उन्मूलन अथवा निर्माण की बात कर रहा है। इसी में क्या है, हमारे 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जबकि बाकी के 22 राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण हम आपको जब डिटेल में बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा समझा देते हैं। जो विधान परिषदें हैं वो उतना कारगर नहीं है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, राज्यों पे आर्थिक रूप से बहुत दबाव पड़ता है, विधान परिषदों का एक अलग से सदन संचालित करना पड़ता है, जबकि हमारे संविधान में विधान परिषदों को उतनी शक्ति नहीं दी गई है, ठीक है। आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन वहीं केंद्र में आपका केंद्र में जो राज्यसभा है वो संघीय ढांचे की बात करता है। हमारा देश कैसा है? हमारा देश कैसा है? संघात्मक राज्य है, अर्थात भारत एक यूनियन है। आपको पहले भी हम लोग समझाए हैं कि यूनियन क्या होता है, फेडरल क्या होता है, अमेरिका से तुलना करके बताएं। तो भारत के यूनियन है। जो यूनियन में जब क्या हो, राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए उसे उच्च सदन भी कहते हैं, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यों में अब राज्य क्या जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे क्या, या फिर पंचायतों का प्रतिनिधित्व करेंगे? नहीं करेंगे भाई, ऐसा संविधान में व्यवस्था नहीं थी। पंचायतों की व्यवस्था भी मतलब पहले उतने ठोस रूप से नहीं थी। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतें आज हमारे यहाँ भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अनुच्छेद विधान परिषदें क्यों भारत के बाकी राज्यों में नहीं है। अब आते हैं संसद के सदनों की अवधि। 83 में है, जब 83 में आप 89 जोड़ेंगे तो 172 हो जाएगा। 172 में राज्य विधायिकाओं के कार्यकाल की बात कही गई है, ठीक है। समझने का कोशिश करना, जब समझने का आप सोचेंगे तो कुछ भी समझ लेना, क्योंकि हमें तो कोई समझाया भी नहीं था, हम खुद ही समझे हैं सब चीज़ें। ऐसा थोड़ी है कि किसी ने मुझे याद कराया। आपको मैं याद करा रहा हूं तो आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आप रनिंग करते हैं तो खुद से ही करना है। आपका कोच कितना भी अच्छा होगा, जब आप खुद से नहीं करना चाहेंगे तो कोच कुछ नहीं कर सकता फिर, ठीक है। 84 में आते हैं, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता की बात कर रहा है 84। तो 84 में 89 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो सीधा है 4 है। ऐसे सिंपल क्यों नहीं याद रखते हैं? ये 4 है, 89 जोड़ना है तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 13 होगा ना। 13 के लास्ट में 3 है। आप देख लीजिए 173 अनुच्छेद की बात कही जाएगी यहाँ, और इसमें यहाँ किसके, संसद के सदस्य के लिए योग्यता की बात कर रहे हैं, वहाँ राज्य विधायिका के सदस्य के लिए योग्यता की बात करेंगे। 85 में 89 जोड़ देंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा लास्ट में। तो ये अनुच्छेद होगा कौन सा? ये अनुच्छेद होगा 174 होगा ये। तो 174 में कही जाएगी राज्य विधायिका, यहाँ संसद के सत्र के अवसान और विघटन की, वहाँ राज्य विधायिका के सत्र के अवसान और विघटन की बात कही जाएगी। इसी प्रकार 86 है, ये जो 86 इसमें राष्ट्रपति द्वारा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार की बात कही गई। तो मैंने कैसे याद कराया था? ये 86 में क्या है? 8 और 6 से फिक्स है। क्या फिक्स है? कि राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेंगे और अधिकार भेजेंगे। तो मुझे याद है ना, तो वैसे आपको भी याद होना चाहिए। दरोगा बनना है तो फिर थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 86 में 89 जोड़ेंगे क्या होगा? 175 होगा। और 175 में क्या कही गई है? सदन अथवा सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने से संबंधित राज्यपाल के अधिकार की बात कहेगी। आप कहोगे नहीं, यहाँ राष्ट्रपति की है, वहाँ राज्यपाल की बात कह रहे हैं आप, फिर एक जैसा क्या होगा?
तो ये कॉमन सेंस आप रखिए, ठीक है। ये अनुच्छेद 175 हो जाएगा। इसे कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना, जैसे ही जो मतलब याद क्या है उसे याद रखना ही नहीं है। मुझे याद नहीं है भाई कि अगर कोई मुझसे डायरेक्ट पूछेगा भाई राज्यपाल सदन को संबोधित करता है, संदेश कब भेजता है, तो आप बताइए, तो मैं पहले ये देखूंगा राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेगा और संदेश भेजता है वो किस अनुच्छेद में है, तो मैं निकालूंगा 6 से फिक्स है ये बात कि राष्ट्रपति सदन को संबोधित करेगा और संदेश भेजेगा। फिर मैं उसमें 89 जोड़ूंगा, और 89 जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सीधा सा 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा, तो मैं सीधा बता दूंगा 175 में बात है। ये देखिए 80 80 160 हो गया, 160 में 15 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा। तो इतना इतना गणित भी आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 87 पे। 87 में देखो 176 की बात कही गई, 9 और 7 16 होगा। 176 में क्या कहा गया है, 176 में साल पे जो विशेष संबोधन की बात कही गई, मैंने एक ट्रिक से राष्ट्रपति को याद कराया था कि साल में जो संबोधन होता है, नई साल पे या पहली लोकसभा पे जो संबोधन होता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है जिसे हम विशेष संबोधन बोलते हैं, वो 87 में है। तो वहीं राज्य के पर्पज में होगा, राज्य में भी तो विधानसभा का चुनाव होता है, अभी हाल ही फिलहाल में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो आपको 87 से ज़्यादा किसको ध्यान रखना है, आपको 87 से ज़्यादा याद रखना है 176 को, ठीक है, जहां राज्यपाल के संबोधन की बात कही गई, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसमें राज्यपाल का संबोधन भी होगा, तो एक अनुच्छेद भी चर्चा में आ जाएगा 176, ठीक है। अच्छा, मैंने 5वीं 6वीं अनुसूची आप लोगों को कितने डिटेल से पढ़ाया है पता है? यदि आपने वो वीडियो देखा, आजकल मैं देख रहा हूँ कि 6वीं अनुसूची पे चर्चा चल रही है। क्या है 6वीं अनुसूची? सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गई हैं। तो अभी 15 दिन पहले आपको पढ़ाया है, देखो आज वही करंट इशू बन गया है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि चीज़ें सोचना पड़ती हैं। जो मैंने बोला था कि ये बीपीएससी के एग्जाम में आएगा, वही चीज़ें आई हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी आई है। तो हम लोगों को गैस भी करना पड़ता है क्या आ सकता है। हम आज बता दे रहे हैं आपको, 22 प्रेसिडेंट से संबंधित सारे अनुच्छेद याद करना है। 22 प्रेसिडेंट को मैं सबसे अच्छे पढ़ाऊंगा। मैं प्रेसिडेंट से भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश 22 प्रेसिडेंट को करेंगे, समझ रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट में अपना 100% दूंगा, तो 22 प्रेसिडेंट में अपना 101% दूंगा। जबकि क्या होता है, लोग प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, 22 प्रेसिडेंट को छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जो उपराष्ट्रपति का जो अभी इस्तीफा पर उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, अच्छा उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है बताइए? अभी आपको याद करा देंगे, ठीक है, परेशान नहीं हुई, सोचिए तब तक। अच्छा 89 पे आते हैं। 89 में क्या है, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कही गई। तो इसमें 89 को जब हम जोड़ेंगे तो 178 होगा। तो 178 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात कही गई। देखिए 88 तक जो अनुच्छेद थे वो साधारण, वो मतलब एक सामान्य तरीके से थे, सामान्य अनुच्छेद थे। 89 के बाद 89 से जो अनुच्छेद चालू हो रहा है वो अधिकारियों से संबंधित हो रहा है। 89, 90, 91 और 92 ये किसकी बात करेगा? ये राज्यसभा की बात करेगा। जबकि सेम वही बात 93 में लोकसभा के लिए हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ते जाओ, इसमें लोकसभा के लिए हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और इसमें 96 में लोकसभा के लिए हो जाएगा। और इनमें 89 जोड़ दीजिएगा तो फिर ये विधान परिषद की बात करेगा। जो राज्यसभा का है वो विधान परिषद का हो जाएगा, और जो लोकसभा का है ये वाला 93 ये तो आपका विधानसभा का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 97 अनुच्छेद जहां वेतन की बात करता है, तो वेतन में लोकसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद एक ही है, ठीक है, वो अलग अलग नहीं है। और 98 में क्या कही गई? 98 में उनके सचिवालय की बात कही गई है, तो वो सचिवालय भी एक ही है, जिसका मैंने ट्रैक याद कराया था 98 से नोटबुक। नो जैसे नो है 98 में लिख देता हूँ 98, तो ये नो है ना, तो नो 8 से हो जाएगा नोटबुक, तो हो जाएगा नोटबुक, ठीक है। और नोटबुक कहाँ है? नोट्स कहाँ बनते हैं? नोट्स में क्या होता है, लिखा पढ़ी करना पड़ता है। और लिखा पढ़ी कहाँ होता है? लिखा पढ़ी सचिवालय में होता है। आपको बताया था कि आपका कोई दोस्त यार जो बीएसएससी सीजीएल का परीक्षा पास करके सचिवालय में गया हो, या यूपी आरओ एआरओ का परीक्षा पास करके सचिवालय में गया हो, उससे पूछना कितना लिखा पढ़ी का काम होता है वहाँ पे सचिवालय में, ठीक है।
अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये इसमें 11 जोड़ते जाना, ये 89 जोड़ते जाना, ठीक है। इसमें थोड़ा ऐसे ही हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। अब आगे बढ़ के कहाँ तक जाना है? 111 तक जाना है। सेम वही बात कही गई, आप पिछला वीडियो देख लेना। हालांकि मैं जल्दी जल्दी ऐसा करता हूँ, इन्हीं का बता देता हूँ, आप उनका, जहाँ संसद बोलूँगा आप विधानसभा, लोकसभा बोलूँगा तो आप विधानसभा समझ लेना, राज्यसभा बोलूँगा तो आप विधान परिषद समझ लेना, राष्ट्रपति बोलूँगा तो राज्यपाल समझ लेना, और 89 को उसमें जोड़ देना है, बस अनुच्छेद निकल के आ जाएगा। जैसे ये 96 अनुच्छेद है, ये जो 96 अनुच्छेद है, ये क्या कह रहा है? अध्यक्ष और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ये बताया, इसका मैंने क्या ट्रिक बताया था आपको? इसका ट्रिक मैंने 96 में नहीं बताया, इसका ट्रिक मैंने 92 में बताया था। और 92 में बताया था नो टू। और नो टू किससे बोला गया था? नो टू बोला गया था राज्यसभा के सभापति उपसभापति से, यहाँ सभापति या उपराष्ट्रपति था, आपको बताया था। तो राज्यसभा का उपसभापति से कहा जब आपका हटाने का बात करेंगे हम सभापति उपसभापति महोदय, तो आप अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे। और सेम बात 96 में लोकसभा अध्यक्ष के लिए कहा गया। उसमें 92 में 4 जोड़ा था तो 96 आ गया था, ठीक है। अब 96 में 89 जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभा की बात हो जाएगी। और 175 में ये बात कही जाएगी, फिर 175 में, 185 में कही जाएगी। सभापति या उपसभापति द्वारा उस दौरान अध्यक्षता से विरत होना जब उनको पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, 185 में कहा जाएगा। क्योंकि 90 और 80 170 होता है, 170 में जब आप 15 जोड़िएगा तो 185 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप 111 पे आ जाइए। जैसे ही आप अनुच्छेद 111 पे आ जाएंगे, आते हैं, हाँ ये आ गया 111 पे। 111 में विधेयकों पर स्वीकृति की बात कही गई है। कौन देता है विधेयकों पर स्वीकृति? 111 के विधेयकों पर स्वीकृति जो देगा वो राष्ट्रपति देगा, और वहीं 200 में जो विधेयकों पर स्वीकृति देगा वो राज्यपाल देगा। इसमें 89 जोड़ देंगे, और ये अनुच्छेद अंतिम अनुच्छेद है जिसमें 89 जोड़ के राज्य विधायिका का अनुच्छेद निकल रहा है। अब आप 112 में 89 जोड़ दीजिएगा तो 201 आ जाएगा। और 201 में जो बात कही गई है वो उन विधेयकों की बात कही गई है जो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है। ये 201 जो अनुच्छेद है, जो 201 जो अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि 112 में 89 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात नहीं करता है 201, जबकि इसमें 89 जोड़ेंगे तो 201 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करना चाहिए था, पर नहीं करता। उसका लॉजिक ये है कि इसमें क्या होता है, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है। हाल ही में मैंने एक जो RN रवि जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल, तो तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या ज़्यादा से ज़्यादा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना चालू कर दिया। तो तमिलनाडु सरकार कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट जब तमिलनाडु सरकार चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई राष्ट्रपति को भी एक समय सीमा के अंदर विधेयकों पर अपना जवाब देना होगा कि विधेयकों को स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि राष्ट्रपति सालों साल वो विधेयक को एकदम टांगे रहेंगे, तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इसी पे द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति है उनने कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट से पूछी, और द्रौपदी मुर्मू ने जो बातें सुप्रीम कोर्ट से पूछी वो किस आर्टिकल के तहत पूछी? वो अनुच्छेद 143 के तहत पूछी। क्योंकि उसका मैंने एक ट्रिक बताया था, 143 को याद करने का क्या ट्रिक बताया था? 143, 1 से आई, 4 से लव, कहते हैं ना लोग आई लव, और 3 से यू। तो जब कोई आपसे आई लव यू बोले तो आप बाध्य नहीं है आई लव यू 2 बोलने के लिए, आप बाध्य नहीं है भाई, आप बाध्य नहीं है आई लव यू 2 बोलने के लिए, नहीं है ना बाध्य। तो आप यही समझिए। वैसे राष्ट्रपति कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट से पूछे तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। वहीं
यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई सलाह दे दे तो राष्ट्रपति भी वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इससे आप अनुच्छेद 143 को याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे लॉजिक और दिमाग लगाना पड़ता है। इसे हटा देते हैं। तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अनुच्छेद 112 में क्यों नहीं कहा गया तो आपको बताया है। और तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो संभवतः बिहार कैडर में ही आईपीएस थे, बिहार कैडर में आईपीएस रहे थे वो, इतना मुझे मालूम है। और बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं वो, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद, अब एक 201 में तो बात नहीं कही गई। यहाँ से 89 का रूल खत्म हो जाता है, यहाँ प्लस 90 का रूल चालू हो जाता है, प्लस 90 का रूल। 112 में जब आप 90 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 202 आएगा, 202 आ जाएगा। तो 201 की जगह ये कितना लिख जाएगा, ये 201 की जगह 202 हो जाएगा। और 202 में क्या बात कही गई है, अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई। यही बात अनुच्छेद 201 में ना कहकर 202 में कही गई है, ठीक है। और वो जो बात वित्तीय विवरण होगा, ये वित्तीय विवरण किसका होगा, ये राज्य विधानसभा का वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, ठीक है। एक तो यहां से 89 का रूल खत्म, 90 का चालू। अब अनुच्छेद 113 में क्या कही गई है, अनुमानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया, अनुमानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया। तो वहीं अनुमानों के संबंध में राज्य विधानसभा की प्रक्रिया किसमें होगी, 113 में आप 90 जोड़िए तो वो हो जाएगी 203 में। और अनुमान को हम पता क्या बोलते हैं, अनुमान को हम लोग प्राक्कलन भी बोलते हैं। प्राक्कलन समिति सुना होगा ना आपने नाम, तो वही प्राक्कलन का प्राक्कलन कार्यों के संबंध में विधायिकाओं की प्रक्रिया, वो एक ही बात है, जो अनुमानों के संबंध में कह लो या प्राक्कलन के संबंध में कह लो। इसमें 90 जोड़ो 203 हो गए। ये हालांकि और आसान है, 90 जोड़ोगे तो फिर ज़्यादा 89 जोड़ने से आसान हो जाता है। और अनुच्छेद 114 में क्या बात कही, विनियोग विधेयक की बात कही। तो 114 में 90 जोड़ दीजिएगा तो राज्य विधानसभा से संबंधित जो विनियोग विधेयक है उसकी बात 204 में कही गई होगी, ठीक है। और अब आगे चलते हैं हम लोग। हालांकि आप कहोगे सर इसका तो कोई आपने ऐसा ट्रिक नहीं बताया है, इसमें तो आप केवल जोड़ना बता रहे हैं, ट्रिक नहीं बता रहे हैं। अभी देखिए, अभी आपको बता देते हैं, फिर हम याद भी करा देंगे। निश्चिंत रहिए, सारे अनुच्छेद आप याद हो जाएंगे, पर थोड़ा कूल माइंड होकर करना पड़ेगा आपको। इसमें भी आप 90 जोड़ दीजिए। तो अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान की बात किसमें, 115 में कही गई है। तो वहीं अनुपूरक, अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदान की बात राज्य विधानसभा के संबंध में किसमें कही गई, 205 में कही गई है, 205 में कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 116 में खातों में बोर्ड क्रेडिट और असाधारण अनुदान की बात कही गई है 116 में। तो यही बात किस में कही जाएगी, यही बात उसके 206 में कही जाएगी, प्लस 90 तो 206 में वही बात कही जाएगी। ये देख लीजिए। अनुच्छेद 117 में क्या गया, विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात कही गई है। तो यही बात 90 जोड़ दीजिए तो बात 207 में विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान, पर वो राज्य के संदर्भ में कहेंगे। संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम की बात की 118 में कही गई है, यहीं प्लस 90 जोड़ दीजिए तो बात 208 में कही जाएगी। और 208 में क्या बात कही जाएगी, प्रक्रिया संबंधी नियमों की बात कही जाएगी जो इसमें है 118। अरे आप चिंता नहीं कीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, सुनने में क्या परहेज है, जब जो चीज़ याद करना है उसे सुनने से डरना नहीं चाहिए हम लोगों को। 119 में क्या बात कही जाएगी, हम भी तो बोल ही रहे हैं ना। 119 में क्या बात कही जाएगी, तो जो 209 में क्या है, 119 कह रहा है वित्तीय मामलों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून द्वारा विनियमन। और 200 में क्या कहेगा, राज्य विधायकों में वित्तीय कार्रवाइयों से संबंधित प्रक्रियागत नियम। सेम बात कहेगी, पर वो संसद के संबंध में कहेगी, वो राज्य विधायिका के संबंध में। 120 में भी 2 जोड़ दें, 90 जोड़ दें तो 90 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, 210, ठीक है। इसमें क्या कहेगा, विधायिका में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात कही गई। और ये 120 क्या कह रहा है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो कौन कौन सी भाषा होती हैं,
अरे वही भाषा, हिंदी इंग्लिश की बात कही गई, और ये इसमें क्या कहेगा, इसमें हिंदी इंग्लिश की बात अलावा तमिल की भी कह देगा, पंजाब में पंजाबी की भी कह देगा, ठीक है, वो राज्य की बात कर रहा है इसलिए। 121 में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। किसकी चर्चा पर प्रतिबंध है? इसमें कोर्ट की चर्चा पर प्रतिबंध है। आज जैसे संसद में कभी भी सुनना आप, कोर्ट की बुराई नहीं होती है, वो इसी के कारण होती है, अनुच्छेद 121 के कारण। और जबकि जो सांसद लोग सभी की बुराई करते हैं वो किससे करते हैं? 105 के कारण। लेकिन उन पर रोक कौन कर रहा है? 10वीं अनुसूची दल बदल के तहत उन पर रोक लगाई गई है, ठीक है। दल बदल ने उनके 105 को कम, अनुच्छेद 105 को बहुत हानिकारक रूप से प्रभावित किया है, जो 10वीं अनुसूची का दल बदल है, ठीक है। तो ये 121 में 90 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 211 हो जाएगा ना, 121 और 90। 211 में विधायिका पर चर्चा पर विधायिका हाई कोर्ट की बुराई नहीं करेगा। किसकी बुराई नहीं करेगा? हाई कोर्ट की। कभी भी बिहार विधानसभा में बिहार हाई कोर्ट की, पटना हाई कोर्ट की बुराई नहीं होगी, ठीक है। 122 अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी रोक रहा है कि अदालतें, ठीक है, अदालतें हमेशा कहती हैं कि हम तो ये विधेयक रद्द कर देंगे, वो ये विधेयक रद्द कर देंगे, तो विधायक जो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता कि भाई कोई सांसद या माननीय विधायक महोदय विधायिका विधानसभा में कुछ बोल दिए और पटना हाई कोर्ट उनके ऊपर एक्शन ले ले कि आपने विधानसभा में ये बात बोली तो बोली कैसे। नहीं, पटना हाई कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। यही बात अनुच्छेद 122 में कही गई है। जो हम 122 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 212। पटना हाई कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा, ये 212 में कही गई है। किस पे एक्शन नहीं लेगा? राज्य विधानसभा पे। 212 संसद की बात नहीं करता, संसद की बात ये 122 करता है, ठीक है। 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और तो 213 में क्या है? 213 में राज्यपाल महोदय द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद कराना है? देखो, 79 से 111 तक आपको सब मैंने सबका अलग अलग ट्रिक से याद कराया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 123 तक सब कुछ ट्रिक से याद कराएं। राज्य विधायिका के लिए आप 90-90 जोड़ लेना, और पिछले वीडियो वाले में सब में 89-89 जोड़ना है, ठीक है। इतना दिमाग में थोड़ा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 112 पे, वहीं से पूरा आपको याद कराएंगे, ठीक है। देखिए 112 जो है ना अनुच्छेद, इसका बताते हैं आपको। जो अनुच्छेद 112 है ना, 112, ये 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही। आपने कभी सुना होगा कि हमारा जो बजट पेश हो रहा है, बजट इसी के थ्रू पेश होता है, ठीक है। बजट जो पेश होता है 112 के थ्रू ही होता है। तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई। 113 में अनुमानों के संबंध में संसद की प्रक्रिया, अर्थात संसद की अनुमति की बात कही गई है। 114 में विनियोग विधेयक की बात कही गई है। 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात कही गई है। 116 में जो खातों में जो हमारे जो खाते होते हैं, क्रेडिट जो होते हैं, उनके संबंध में बात की गई है। जबकि 117 में वित्तीय विधेयक जो होते हैं, जो वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात कही गई 117 में। ये पूरे कितने अनुच्छेद हैं? ये 6 अनुच्छेद हैं। 112, 13, 14, 15, 16, 17, ये 6 अनुच्छेद हैं, ठीक है। अब 6 अनुच्छेदों को आप कैसे याद रखिएगा? यहां हम बात कर रहे हैं बजट से संबंधित अनुच्छेदों की, अर्थात पैसे से संबंधित मामले की। तो आप ऐसे याद रखना कि एक 6 डिब्बे वाली रेलगाड़ी है, एक 6 डिब्बे वाली रेलगाड़ी है, वो आती है। उसका पहला डिब्बा है, उस पे लिखा है 112, 112, उसका कोड है 112, पहले डिब्बे का कोड है 112। तो जैसे ही कोई, अब क्या है, उस गाड़ी में बैठना क्यों? उस गाड़ी में हम लोगों को इसलिए बैठना है क्योंकि हमें पैसा चाहिए, वो पैसों वाली गाड़ी है, ठीक है। तो उस गाड़ी में जाएंगे, उसके पहले गेट पे हम एक कोड डालेंगे 112, तो वो गेट खुल जाएगा। 112 पे जैसे ही खुल जाएगा तो हम लोग अगले उसमें पहुंच जाएंगे। अब रेलगाड़ी के अगले डब्बे में पहुंच जाएंगे 113 में, 113 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कहा गया भाई आप आ तो गए, आप संसद की अनुमति लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो वो दिखा देगा कि ये संसद की अनुमति है। संसद की अनुमति के बाद देखेगा वो
एक वो संसद की अनुमति के रूप में एक वो देगा अनुच्छेद 114। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक को दे देगा। और साथ ही में एक छोटा सा नोट जुड़ा होगा कि मुझे अतिरिक्त धन की भी ज़रूरत है, अतिरिक्त धन की भी ज़रूरत है, अर्थात अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की भी बात कही गई है। तो 112 का कोड डाल के तो रेलगाड़ी में प्रवेश कर गया। फिर जैसे ही आगे गया तो उसने कहा कि भाई संसद की अनुमति लाए हो? हाँ, उसने कहा संसद की अनुमति लाए हैं 113 में। जब संसद की अनुमति वाले देगा तो संसद की अनुमति का जो कागज़ है वो विनियोग विधेयक का कागज़ है, उस पर वो सब बातें रखी हुई, कितना धन चाहिए कितना नहीं चाहिए। लेकिन उसे अपनी क्षमता से ज़्यादा चाहिए, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की बात कही गई है, तो वो 115 में। उसी में से एक, जैसे मान लो एक विनियोग विधेयक, ये मैं बताता हूँ, एक विनियोग विधेयक है लिखा है, इसी में छोटा सा पर्ची और एक्स्ट्रा जुड़ी है, ये कह रहा है अधिक अनुदान की बात कह रहा है। तो ठीक है, वो कहेगा भाई संसद की अनुमति है, विनियोग विधेयक भी है, तुम अधिक अनुदान की मांग कर रहे हैं, तो ठीक है मैं आपको पैसा दे देता हूँ। पर पैसा किस में लाए? आप खाता लाए हैं अपना, तो एक बोरी वो दे देता है, एक बोरी दे देता है ऐसे। उसमें कहेगा ये अलग अलग बोरी है, ये छोटी बोरी है, इसमें अतिरिक्त अनुदान दे दीजिए अलग, और इसमें अलग। तो अलग अलग खाते हैं, जैसे क्रेडिट खाता अलग है, असाधारण खाता अलग है, मतलब अलग अलग खाते होते हैं। वो हम आपको 116 आएंगे, जब विधिवत पढ़ाएंगे तब हम समझा देंगे। आप ऐसे समझिए अलग अलग खाते हैं, ठीक है। तो इसे वो धन मिल गया, ये मान लो इनमें वो धन डाल दिए, ये धन भर दिया, उसमें पैसा भर दिया, पैसा, ठीक है। अब वो पैसा लेके बाहर निकलेगा तो अब 2-2 4-4 बोरी तो वो जो रेलवे वाला भैया है वो बाहर तक तो छोड़ देगा उसे, लेकिन बाहर भी तो किसी को खड़ा होना पड़ेगा ना उसका लेने के लिए। तो कौन खड़ा होगा ये समझिए। 117 जो है ना, 117 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात करता है। 117 विशेष प्रावधान की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये विशेष प्रावधान से समझो ये रेलवे वाला भैया है जो बाहर तक उसे छोड़ देता है। तो बाहर क्या है, बाहर अनुच्छेद 119 उसका इंतजार कर रहा है। ये वित्तीय मामलों के संबंध में संसद में प्रक्रिया के कानून और द्वारा विनियमन की बात करता है। मतलब 119 बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा। अब पूछिएगा 119 अंदर क्यों नहीं गया? देखिए 119 जो आर्टिकल है वो संसद में सामान्य प्रक्रिया में आता है, जबकि अनुच्छेद 112 से अनुच्छेद 117 तक जो आर्टिकल हैं वो वित्तीय मामलों की प्रक्रिया में आते हैं। लेकिन 119 में भी तो वित्तीय मामले लिखे हैं ना, फिर भी ये सामान्य प्रक्रिया में आता है, फिर भी ये सामान्य प्रक्रिया के तहत आता है। इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। अनुच्छेद 112 से जो 117 तक अनुच्छेद हैं वो वित्तीय मामलों की प्रक्रिया में आते हैं। भले जो अनुच्छेद 117 की बात मैं कर रहा हूं ना, वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान की बात, ये भी इसमें आता है। किसमें? 117 जो वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान है, ये वित्तीय मामलों की प्रक्रिया में आता है। जबकि 119 जो है इसमें खुद में लिखा है वित्तीय मामले, ये लिखा है वित्तीय मामले, ठीक है, लिखा है नहीं। खुद में जब वित्तीय मामले लिखे हैं तब भी ये संसद में सामान्य प्रक्रिया के तहत आता है। इसलिए ये ट्रेन के बाहर खड़ा है और उसकी दूसरी बोरी, ये जो बोरी है ये लेने के लिए खड़ा है, ठीक है। उसका हेल्प करना है ना भाई उसका, लेकिन अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही समझ लीजिए कि आप एक सरकारी नौकरी, आप दरोगा बन गए हैं। आप दरोगा बन गए हैं तो आप किसी अपने प्राइवेट आदमी को अपने साथ रख के ले जा रहे हैं। तो कोई अनुसंधान में जा रहा है तो उसे अंदर थोड़ी ले जाएंगे। आप किसी अनुसंधान में जा रहे हैं तो नहीं ले जाएंगे उसे बाहर में ही खड़ा छोड़ देंगे। भाई आप तू बाहर रहे, मैं अपना ड्यूटी का काम करके आता हूँ और ड्यूटी का काम करके आ जाऊँगा, फिर आप तू मेरी हेल्प कर देना। लेकिन प्राइवेट आदमी को आप अंदर नहीं ले जा सकते। वैसे 119 अलग है थोड़ा, भले ही वो थाना का काम करता है लेकिन वो सरकारी नहीं है, इसलिए वो आपके साथ नहीं जा सकता। आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। 120 में आते हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो 118 में क्या, संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, ये देख लेते हैं। 117 और 118 अलग अलग हैं। 118 संसद में सामान्य प्रक्रिया के तहत है, जबकि 117 वित्तीय प्रक्रिया है। ये फाइनेंस की बात कर रहा है। फाइनेंस से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? ये जो है ये वित्तीय मामलों की जो प्रक्रिया की बात कही है वो अनुच्छेद 112 से 112 है, 113 है। 113 संसद की अनुमति की बात करता है, 114 विनियोग विधेयक की बात करता है, 15 छुटकू सा है वो अतिरिक्त अनुदान की बात करता है, 116 खातों की बात करता है कि अलग अलग खाते होंगे, खाते में बोर्ड, क्रेडिट और असाधारण अनुदान की बात करता है। जबकि 117 क्या करता है?
117 जो है वो वित्तीय विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान की बात करता है, जबकि 119 भी वित्तीय मामले ही देखता है, लेकिन वो सरकारी नहीं है, ऐसे से समझ लीजिए, तो ये अलग से है थोड़ा, ठीक है। और 118 खैर है ही वो सामान्य संसद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम की बात करता है, तो आप समझ जाइए। इनमें सब में 90-90 जोड़ दीजिए तो राज्य विधानसभाओं के अनुच्छेद निकल के आ जाएंगे। अब 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करते हैं, कौन कौन सी भाषा प्रयोग होगी, तो आप समझिए हिंदी, इंग्लिश, और यदि आपका जो लोकसभा अध्यक्ष वगैरह अनुमति दे दें तो वो भाषा, जैसे तमिलनाडु का आदमी है, उसे ना हिंदी आ रही ना इंग्लिश, तो लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुमति दे देंगे तो वो तमिल भी बोल सकता है, वो केरल का है तो वो मलयालम भी बोल सकता है, पर उसे अनुमति देगा लोकसभा अध्यक्ष। राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष जो होगा वो दे देगा, ठीक है। अब आते हैं 121 में। अब मैं आपको बताता हूँ 121 में कैसे याद रखना है आपको। 121 में जो बात कही गई है, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध की बात कही गई, तो किस पे चर्चा के प्रतिबंध की बात कही गई है, किस पे चर्चा के प्रतिबंध की बात कही गई? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा के प्रतिबंध की बात कही गई। एससी या शेड्यूल कास्ट नहीं है, हाई शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट है। एससी और एचसी पर प्रतिबंध की बात कही गई है, ठीक है भाई, इन लोगों की बात आप नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप माननीय सांसद हैं और उठकर न्यायपालिका की बुराई करने को लगे हैं दनादन दनादन, नहीं भाई। अनुच्छेद 121 आपको रोक लगाता है, क्योंकि क्यों रोक लगाया है आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जो अनुच्छेदों की शुरुआत 124 से शुरू होती है और 147 तक जाती है। तो पास में ही यहाँ देखें 121, 22, 23 और 24, ये 124 सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है ये 124, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो अब बताइए, जब 121 सुप्रीम कोर्ट की बुराई करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं लेगा, सुन लेगा ना सुप्रीम कोर्ट, इसलिए प्रतिबंध की बात करता है कि भाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट पास में ही खड़ा है, बीच में 22 और 23 हैं, वो तो अच्छा है राष्ट्रपति महोदय बीच में खड़े हैं, नहीं तो जानते हो सुप्रीम कोर्ट क्या हालत कर देगा हम लोगों की। तो राष्ट्रपति महोदय क्या है, बीच में खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं 123 में अध्यादेश जारी कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। और वहीं जो हाई कोर्ट की बात करेगा तो वहाँ राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करेंगे 213 के माध्यम से। तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, तो ऐसे समझ लीजिए 124 के बहुत करीब है 121। और 122 जो है, अदालतों के संसद में कार्रवाई की जांच नहीं की जाएगी, अर्थात कि कोई माननीय सांसद महोदय गलती से किसी की बात कुछ बोल दिए तो सुप्रीम कोर्ट महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 122 इन्हें सुरक्षा दे रहा है, ठीक है। आपको 122 ने बचा लिया और राष्ट्रपति ने बचा लिया, ठीक है। 122 अनुच्छेद बचा लेता है और राष्ट्रपति बचा लेते हैं, उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट चालू हो जाता है, ठीक है। और संसद में चर्चा पर प्रतिबंध की बात कही गई वो 121 में कही गई है। और किसकी चर्चा नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, उम्मीद है समझना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगले पार्ट में हम लोग क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की बात करेंगे। इन तीनों के अनुच्छेदों को एक साथ याद करेंगे, राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेदों को मैं ये समझा दूंगा, आपको ऐसे याद करा दूंगा चुटकी में। अभी जो विधायिका के अनुच्छेद हैं इन्हें याद तो मैं थोड़ा आपको लगा भी होगा, ये तो राष्ट्रपति का आप तो ऐसे चुटकी में याद कर लेंगे, क्या ही बताऊं। और राज्यपाल का भी इससे जोड़ के हम लोग याद करा देंगे। उपराष्ट्रपति के लिए हम इंडिविजुअली ट्रिक बता देंगे। जैसे ये अनुच्छेद 63 है, अनुच्छेद 63 है ना, इसे कैसे याद रखेंगे। 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है, राज्यसभा का। और 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को हम लिखेंगे जैसे 3 को उपराष्ट्रपति है, रुकिए जैसे हटा देते हैं एक बार, यहाँ का हटाते हैं। ये तो कहाँ हट गया, हाँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे समझ लेते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति है ये वाला, इसका पेन का वो चेंज करते हैं। उपराष्ट्रपति को हम कैसे समझेंगे, राज्यसभा से संबंधित, राज्यसभा का सभापति होता है ना, तो 6 से याद रखिएगा राज्यसभा। 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है, राज्यसभा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को हम कैसे लिखेंगे, उप और ये 3, 63 का
63 का 3 और राज्यसभा का सभापति उप, ये देखो ये और ये एक जैसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में कहा गया और एक इसमें है राज्यसभा में, राज्यसभा में, क्योंकि जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का किसका होता है, राज्यसभा का होता है, जबकि लोकसभा का कितना होता है 5 वर्ष। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, ये राज्यसभा के सभापति का बात कर रहा है, और राज्यसभा का सभापति कौन है, उपराष्ट्रपति। और 63 का ये अनुच्छेद 3 कैसे मिलेगा, उपराष्ट्रपति की ऊ से मैच करेगा, ठीक है। 64 को कैसे याद रखेंगे, 64 को ऐसे याद रखेंगे, 6 से तो हो गया राज्यसभा, ये हो जाएगा राज्यसभा, और 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा क्या, 4 से हो जाएगा चेयर, चेयर। और जो राज्यसभा की चेयर पे बैठा है वो कौन है, राज्यसभा की चेयर पे कौन बैठता है, उपराष्ट्रपति। तो ये किसकी बात कही गई है 64 में, अनुच्छेद 64 किसकी बात कर रहा है, ये राज्यसभा के सभापति अर्थात चेयर की बात कर रहा है कि राज्यसभा की चेयर पे जो बैठेगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, अर्थात वो 64 में बात कर रहा है। जबकि उपराष्ट्रपति की बात 63 में कर रहा है, वो 3 और ऊ एक साथ मिल रहे हैं, एक ही जैसे शब्द हैं, ठीक है। जैसे 3 है, ये 3 है, ये देखिए 3 है और ये नीचे उप लिख देते हैं, ये एक ही जैसा लगता है ना, 3 और ऊ, ठीक है, आप समझ गए होंगे। और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं राष्ट्रपति के याद करा दूंगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे मोटिवेशन बना रहे तो वीडियो कंटिन्यू होता रहेगा। आपका सिलेबस इस तरीके से याद हो जाएगा आपको कि आप केवल बिहार दरोगा ही नहीं बन पाएंगे, उसके अलावा एक अच्छे इंसान, एक समझदार इंसान भी बन पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।